Good afternoon, parents and dear children. Today, again on Saturday afternoon, we all are here, although afternoon is not looking like a normal afternoon because of the heavy rains in all the areas of Bhopal today. Children, you need to remain safe. It's a lot of pouring over there throughout the city. Take care, listen to your parents. Today, when we are here together in the webinar, before introducing the name of the eminent guest today, I would like to tell something about him. He, as consultant, has trained more than 2,000 police officers in MP related to cyber security and to reduce the cyber crimes. More than 600 State Cybercrime Police of Madhya Pradesh is a software development expert, web development expert, and working for last 5 years in Madhya Pradesh and guiding people, making them aware and making them perfect for cyber security. Because of the lockdown, because of the COVID pandemic, many things in our lives have changed. Many things also has changed. And we have seen the police department working day and night, irrespective of the threats and other dangers, they worked for us. And that has made us to respect these people who are there in police department. The people in police department are not there only to control the crime. Atul sir, can you hear me? Yes, ma'am. Can you hear me, sir? Yes, I can. Oh, so shall I? Yeah, am I audible, sir? Yes, Atul ma'am. sir, am I Yes, audible? अब आवाज़ आ रही है मैम. या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होने से वाईफाई के में समस्या आई है यहाँ पर थोड़ी सी. इस समय बहुत हेवी रेन्स है रोहतनगर एरिया में. पुलिस को हमने पिछले 5 महीनों में काम करते हुए देखा है और अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम डिजिटल युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वी आर यूजिंग द गैजेट्स फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज द स्टडीज और द कम्युनिकेशन or anything else.
The use of more and more devices have made people to go for cyber crimes. And there are dangers for whom we don't know anything. That is the biggest problem. हम जब धोखा खाते हैं डिजिटली तो हमें पता ही नहीं होता है कि कोई हमारे लिए धोखाधड़ी कर रहा है. अब चाहे वो इनाम का लालच हो, चाहे वो किसी और तरह से पेमेंट का ट्रांसफर हो, या हमारे बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ हो, सभी तरह से कहीं ना कहीं हर 10 में से 7 लोगों से आप सुन सकते हैं कि उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है. यस, जब हम इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे तो भी ये डिजिटलाइजेशन कम नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि हमारे आगे आने वाली लाइफ में we have to continue with this digital information's digital use. So it's better on time we should learn how to be safe from the cyber crimes. ज्यादा ना बताते हुए मैं चाहूंगी स्पेशलिस्ट आपसे बात करें. हमारा सौभाग्य है कि अतुल श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ जुड़े हैं. Over to Atul Srivastava ji, who is a consultant for a police department in Madhya Pradesh. We welcome you, sir, again. Over to you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और काफ़ी सारे मेरे छोटे भाई बहन और उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं. और ये मेरे लिए फर्स्ट सेशन है मेरा ऐसा लाइव सेशन जिसमें पेरेंट्स भी साथ में जुड़े हैं. अभी तक जितने भी स्कूल्स थे सब ने केवल बच्चों को ही जोड़ा था. तो ये काफ़ी अच्छा पहल आपके स्कूल की तरफ से है मैम, क्योंकि पेरेंट्स जितना ज़्यादा अवेयर हो जाए बच्चों को उतना ज़्यादा अवेयरनेस आराम से मिल सकती है, क्योंकि बच्चे कई चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं. तो आई थिंक हिंदी में सभी लोग कंफर्टेबल होंगे. जी जी, थैंक यू मैम. तो ये जो प्रोग्राम है जो स्टेट साइबर क्राइम पुलिस मध्य प्रदेश की ओर से हमने सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट किया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम आपके स्कूल में चलाएं. हम सब आपको सपोर्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी आने वाले भविष्य हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो सब साइबर क्राइम से परेशानियों से कुछ इस तरह से वाकिफ़ हो जाएं कि भविष्य में उनको जो है गलती से भी इसकी वजह से कोई परेशानी से सामना ना करना पड़े. क्योंकि हो ये रहा है कि जैसे पहले हमें चलाने के लिए गाड़ी दी जाती थी, बाइक दी जाती थी, तो हमारे पेरेंट्स पहले हमें बताते थे कि उसको कैसे हमें इंडिकेटर देना है, कहाँ हमें राइट हैंड देना है, कहाँ लेफ़्ट हैंड देना है. बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. लेकिन अब जबकि ये डिजिटल रिटेलिएशन आगे बढ़ गया है, वर्चुअल दुनिया में हम सब कदम रख चुके हैं और धीरे धीरे इसको नकारा नहीं जा सकता कि कितनी गहराई में हम जाने वाले हैं. तब हमें बेसिक एटिकेट्स जो हैं, बेसिक जो नियम हैं, जैसे हमारे रोडवेज़ के नियम हैं, उसी तरह से कुछ बेसिक नियम हैं, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. हम अपने बच्चों को सर मोबाइल तो दे रहे हैं, लैपटॉप तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बता नहीं रहे हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है. तो जैसे हम मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी उनको देने से पहले उन्हें 50 बार समझाते हैं कि भाई कब हमें कहाँ चलाना है, लेफ़्ट हैंड साइड चलाना है, कैसे हम जब रोड पे निकलते तो हमें राइट देखना है, लेफ़्ट देखना है, फिर राइट देखना है, फिर क्रॉस करना है ना. तमाम चीज़ें बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ सिखाते हैं. लेकिन मोबाइल देने से पहले उन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि हमें कहाँ विज़िट करना है, कहाँ देखना है, किस तरह की सामग्री देखना है, किस तरह की हमें एटिकेट्स जो है हमें अपने लाइफ में अपनाना है. वर्चुअल दुनिया को लेके इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया जा रहा है. और जो कि हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं साइबर क्राइम थाने में, हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा देखने में यही मिलता है कि क्रिमिनल्स कम हैं, लेकिन जो हमें जिन बच्चों को हम लेके आ रहे हैं, पकड़ के आ रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग फ़न एक्टिविटीज़ की वजह से, मौज मस्ती में, केवल कुछ चीज़ें नई सीखने की वजह से क्रिमिनल्स बन गए. और चूँकि पुलिस फिर एक जगह एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पुलिस खुद मजबूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो सबूतों और साक्ष्यों का सारा काम होता है, एविडेंस पे डिपेंड करता है सारा. तो एविडेंस अगर आपके खिलाफ आ जाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है. तब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक जो बारीक सी लाइन है टेक्नोलॉजी को समझने और सीखने की, और उस लाइन को क्रॉस करते ही कैसे हम क्रिमिनल हो जाते हैं, उस बारीक सी लाइन को समझने के लिए हमें बहुत
छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी एटिकेट्स हमें अपने जीवन में उतारना है, ताकि हम ना तो कभी विक्टिम बने और ना ही हम कभी एक्यूज़ बने। तो बस इन्हीं चीज़ों पे हम आज कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि इस 1 सवा घंटे के सेशन में आप और जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो सब इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे और खुद भी सीखेंगे। बच्चों को अपने जो नेबर्स हैं, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, और भी जितने ओवरऑल जो हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के साथ इन चीज़ों को साझा करेंगे। एक ऐसा माहौल हम पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे कि हम साइबर क्राइम के चपेट से बच सकें, क्योंकि आज जिस वर्चुअल दुनिया को हम देख रहे हैं और जहाँ तक हम सोचते हैं उससे कहीं आगे हम बढ़ चुके हैं, और भविष्य के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज हम सोचते हैं शायद इंस्टाग्राम के बारे में, शायद ट्विटर के और फेसबुक के बारे में, हम सोचते हैं मोबाइल डिवाइस के बारे में, हम सोचते हैं IoTs के बारे में। IoTs होती हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेस होती हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है, वाईफाई से कनेक्टिविटी है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा उस लेवल तक जबकि ड्राइवरलेस कार आ जाएगी। उस ड्राइवरलेस कार को अगर कोई हैक करके एक्सीडेंट कर देता है, देन कौन उसका जिम्मेदार होगा? कार खरीदने वाला या जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो? तो जब तक हम इस टेक्नोलॉजी को इतनी बारीकी से नहीं समझते, तब तक शायद भविष्य हमारा बहुत खतरे में जाने वाला है। तो फ़िलहाल में वर्चुअल दुनिया में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, मैं एक PPT के माध्यम से उन्हें धीरे धीरे आपके सामने रखूँगा, और उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। विजिबल है मैम? ओके, हाँ जी, विजिबल है, क्लियर दिख रहा है। ठीक, थैंक यू। तो मैम ने ऑलरेडी मेरा परिचय दे दिया है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। स्टेट साइबर क्राइम पुलिस मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से मैं पदस्थ हूँ, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशली साइबर क्राइम, इंटरनेट और सोशल मीडिया अवेयरनेस, जो कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस के माध्यम से चलाया जा रहा है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ वर्ल्ड वे इंटरनेशनल स्कूल का कि उन्होंने हमें मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि हम सभी बच्चों से और पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो इस प्रोग्राम को चलाते चलाते मैं कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी चाहूँगा, स्पेशली अब जो कि पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक स्लाइड आपके सामने है, व्हाट इज़ साइबर, तो क्या कोई चैट बॉक्स में, कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा, चैट बॉक्स में अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाए बस छोटा सा 1-2 लाइन में कि साइबर होता क्या है, व्हाट इज़ साइबर? अगर कोई भी करना चाहे, आगे हम आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद। Okay, related to computer technology, working on computer, internet, great. Related to computer network, okay. चलिए, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, और जिन भी 2-5 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, नेट वेव सबसे अच्छी चीज़। तो रिलेटेड टू इंटरनेट, बिल्कुल, विच सॉफ्टवेयर आर डेंजर, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो साइबर, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, साइबर होता क्या है? तो इस वर्चुअल दुनिया में आप चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इवन प्रिंटर, इवन स्कैनर, इवन आपके घर का कोई अगर आपने ब्लूटूथ AC लगवा रखा है जिसको आप अपने मोबाइल से मॉनिटर करते हैं, या फिर आपने स्मार्ट TV अपने घर में लगा रखी है, ऐसी कोई भी IoTs जो आप यूज़ कर रहे हैं इस दुनिया में,
ये सब के सब इक्विपमेंट मिलकर एक जो दुनिया बनाते हैं उसको बोलते हैं साइबर। और इसी दुनिया से जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की कोई निश्चित डेफिनेशन किसी भी लॉ में फ़िलहाल हिंदुस्तान में नहीं दी हुई है। इंडिया में अभी तक किसी भी लॉ में साइबर क्राइम की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हम साइबर क्राइम को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी कोई क्राइम किसी कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके, यूज़ करके या फिर उसको टारगेट करके किया जाता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स में जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर की जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना, जो भी जिसके बारे में हम जानते हैं, जो कुछ भी बेसिक्स, वो सारी चीज़ें मिलकर, या कंप्यूटर नेटवर्क मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क, जैसे कोई ऑफिस में काफ़ी मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। उसके माध्यम से कोई क्राइम किया जाता है या फिर उसको टारगेट किया जाता है। किसी कंप्यूटर को टारगेट करें, किसी नेटवर्क को टारगेट करें, किसी डिवाइस को टारगेट करें या किसी रिसोर्स को टारगेट करें, है ना। इवन किसी कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करना भी एक उसको टारगेट करना ही है, उसको अल्टर करना भी टारगेट करना ही है। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है, ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, तो इसे हम साइबर क्राइम कहेंगे। साइबर क्राइम को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन मीन्स जब भी ऐसा कोई साइबर क्राइम जिसकी वजह से जो जहाँ पे अफेक्ट जो पड़ा है वो अगर किसी इंडिविजुअल पे पड़ा है, कोई इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड हुआ है, तो साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन कहलाएगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी किसी ने ट्विटर आईडी हैक कर ली हो, किसी ने इंस्टाग्राम आईडी हैक कर ली हो, फेसबुक आईडी फेक प्रोफाइल बना ली हो, या इंडिविजुअली आपसे किसी ने पैसे की धोखाधड़ी कर ली है ना, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके फ्रॉजरी वाला अगर कोई केस हुआ है, तो साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन कहलाता है। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी मीन्स इस वर्चुअल दुनिया में आपकी प्रॉपर्टी क्या है। आपका कोई लैंड आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके व्हीकल्स आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ आपकी इस दुनिया में क्या है। आपका अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट जो है बैंक का अकाउंट, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपका एटीएम डेबिट कार्ड आपकी प्रॉपर्टी है। और जब आपकी ऐसी किसी प्रॉपर्टी पर कोई टारगेट किया जाता है, तब वो साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहलाता है। थर्ड होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के अंतर्गत तमाम चीज़ें आ जाती हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पे अगर कोई टारगेट होता है जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो सकता है, टेरर जैसी स्थिति बन सकती है, तो साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट कहलाता है। बहुत सारे तरीके के साइबर क्राइम्स, मेरे जितने भी छोटे भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं, और स्क्रीन पे जितने भी अभी शब्द दिखाई दे रहे हैं, अभी जितने भी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी ऐसा कीवर्ड यहाँ पे नहीं है जो कि मेरे आज इस सेशन में जुड़े हुए बच्चों को अछूता रह गया हो। सबको पता है। फिशिंग सबको पता है, स्पैमिंग सबको पता है, वेब जैकिंग पता है, डेटा डिगलिंग पता है, ईमेल बॉम्बिंग पता है, साइबर स्टॉकिंग पता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी पता है, आइडेंटिटी थेफ्ट, कुछ शायद बेसिक चीज़ें ना पता हो, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यही है साइबर क्राइम। और सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब जो बनता है वो है ये फेसबुक, है ना। जो सबसे ज़्यादा परेशानियां हमें हमारे परिवार में आज सबसे ज़्यादा परेशानी जो क्रिएट हो रही है वो फेसबुक के कारण हो रही है। इस फेसबुक पर क्या क्या हो रहा है, इस फेसबुक पर किसी बच्ची के नाम से कोई फर्जी प्रोफाइल बना ली जाती है, किसी बुज़ुर्ग के नाम से प्रोफाइल बना ली जाती है, किसी एनआरआई के नाम से प्रोफाइल बना ली जाती है। इस फेसबुक पे तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्जी प्रोफाइल बनाकर फिर या तो फाइनेंशियली धोखाधड़ी की जाती है, और या फिर किसी बच्ची की अगर प्रोफाइल बना ली जाए और उसके बारे में कुछ भी न्यूसेंस अगर फैलाई जाती है, तो वो पर्सनली बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट में चली जाती है। हैरेसमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है फेसबुक। किसी को परेशान करना है, अगर आप फेसबुक के ज़रिए उसको परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि यहाँ पर
अगर आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है। भले ही आप उसको आपकी खुशियों से कोई मतलब ना हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो ज़रूर लोगों को इससे मतलब होता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से परेशानियाँ क्रिएट होती हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। मैं आता हूँ इस बात पे कि अगर कभी आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है या आपको पता चलता है कि आपके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी स्टूडेंट या किसी भी अन्य पर्सन की कोई फर्जी फेसबुक आईडी बनी हुई है, फेक प्रोफाइल आईडी बनी है, तब आप क्या करोगे? इनिशियली आपको क्या करना है? फेसबुक प्रोफाइल आप खोलते हैं, सबको मालूम है लेकिन कर नहीं रहे हैं बेसिक एटिकेट से। हमें मालूम है कि जब रोड पर कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि हम 100 डायल कॉल करेंगे, हमें मालूम है हम 108 कॉल करेंगे, हमें सरकार मदद के लिए पहुंचाएगी। इसी तरह हम सबको मालूम है कि अगर कोई फेक प्रोफाइल बनी है तो वहाँ पर उस प्रोफाइल पे जाकर ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, 3 डॉट्स पे जाकर हम रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे अगर हम जाते हैं, करते हैं, तो वो फेक प्रोफाइल जो बनाई गई है वो विदिन 5 to 6 आवर बंद हो जाती है, क्लोज़ हो जाती है। और अगर इसी की जगह आप सारा पूरा परेशानियाँ लेकर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस इस पर कंप्लेन करती है, कंप्लेन को रिसीव करती है और आगे सारा प्रोसेस करती है, तो यही काम पुलिस को करने में 15 से 20 दिन हो सकता है, 1 महीना लग जाएगा। तब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उस फेक प्रोफाइल को रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हमने अधिकतर देखा है कि अगर 20, 22, 25 लोग अगर मिलकर किसी प्रोफाइल को रिपोर्ट एंड ब्लॉक करते हैं तो 5 से 6 घंटे में वो प्रोफाइल जो है फेसबुक उसको नोटिस करता है और उसको बंद कर देता है प्रोफाइल को। जो भी फेक प्रोफाइल बनी होती है जिससे सारी परेशानी क्रिएट हो रही हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट के लिए हो या किसी भी पर्सन के लिए ओवरऑल। हाँ, लेकिन ऐसा आपको किसी ऐसी प्रोफाइल के लिए नहीं करना है जो कि एक्टिव है और कोई भी न्यूसेंस नहीं फैला रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपने ही किसी टीचर फैकल्टी की प्रोफाइल को देख के उसकी प्रोफाइल को रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दें। खैर ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे भी तो भी वो प्रोफाइल बंद नहीं होती है, क्योंकि फेसबुक जब रिपोर्ट एंड ब्लॉक के लिए हम डालते हैं तो फेसबुक उसको पूरा स्टडी करता है कि जिस प्रोफाइल के लिए आपने डाला है ये प्रोफाइल कब एक्टिव हुई, कब रजिस्टर्ड हुई, इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके के फ़ोटोग्राफ्स हैं, किस तरह की पोस्ट हैं, क्या जिस संबंध में रिपोर्ट की जा रही है फेक की है कि हैरेसमेंट की, क्या वाकई में इस प्रोफाइल से ऐसा हो रहा है, तब जाके उस प्रोफाइल को फेसबुक बंद करता है। ये रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन फेसबुक के अलावा अदर जितने सोशल मीडिया हैं सभी पर उपलब्ध है, चाहे वो आप ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या लिंक्डइन की बात करें, कुछ भी हो। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अगर कोई भी फेक प्रोफाइल बनी है तो आप इस चीज़ का उपयोग करें। जब आप इसको रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे जाते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सबमिट टू फेसबुक फॉर रिव्यू, फिर जाएंगे, हम बताएंगे उसको दिस इज़ फेक अकाउंट और कुछ और बेसिक 2-4 क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़र कंप्लेन करा पाए उतना अच्छा। सेकेंड प्रोसेस है कि हम केवल रिपोर्ट एंड ब्लॉक करके चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको परेशान करने चला है, जिसने भी आपकी फेक प्रोफाइल बनाई है, वो हो सकता है दूसरी प्रोफाइल क्रिएट करे, हो सकता है कि अलग अलग बहुत सारी प्रोफाइल क्रिएट करे। आपको जब तक जानकारी मिले तब तक आप बहुत परेशान हो चुके होंगे। ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो उससे पहले ही आपको उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना है, FIR कराना है। FIR करने के लिए हमारे पास जब स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स या टीचर्स हमारे पास आते हैं तो बड़ी अधूरी सी जानकारी लेके आते हैं, जिसके बाद हमें भी परेशान होना होता है और उन्हें भी परेशान होना पड़ता है। तो कुछ यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें नोट डाउन कर लें कि जब भी आप कोई कंप्लेन करने जाएं किसी भी सोशल मीडिया रिलेटेड कंप्लेन में, तो ये 5 चीज़ें लेकर आप ज़रूर जाएं। सबसे पहला काम कि वो जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि स्क्रीनशॉट आप लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से लें, मोबाइल की मदद से नहीं। ठीक, ऐसा क्यों?
क्योंकि जब हम मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मोबाइल में उसका URL नहीं आता है ना। URL से आई थिंक URL सबको मालूम है ना, जो URL जो ऊपर होता है www.facebook.com/xyz, जो भी उसका एड्रेस होता है उसको URL बोलते हैं। वो मोबाइल में जब हम लेते हैं तो मोबाइल में वो URL शो नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लें उस प्रोफाइल पे जाके, ताकि URL भी स्क्रीनशॉट में साथ में आ जाए। दूसरा काम, उस URL की जिसकी मैं बात कर रहा था उस URL को कॉपी कर लेंगे, उसे अलग से नोट करेंगे। तीसरा काम, एप्लीकेशन, हैंड रिटन एप्लीकेशन आप लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप कब से, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कब से इस फेक प्रोफाइल से परेशान हैं। एक अनुमानित डेट आपको पता होना चाहिए ताकि पुलिस उतना पुराना डेटा फेसबुक से मंगा सके, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे तो आज ही पता चला। प्रयास करें जितना पुराना उसकी प्रोफाइल को विज़िट कर लें, कब से वो प्रोफाइल एक्टिव है ना, उतना प्रोफाइल का पुराना से पुराना डेटा आप हमें दें, एप्लीकेशन में मेंशन करें, और उस URL को भी एप्लीकेशन में मेंशन करें कि ये वो फेक प्रोफाइल का URL है ना। उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है, अपने आधार कार्ड की कॉपी अटैच करना है। ठीक, आधार कार्ड की कॉपी आपको अटैच तब करना है जबकि वो फेक प्रोफाइल आपके नाम से बनी हो। अगर किसी ने अतुल श्रीवास्तव के नाम से फेक प्रोफाइल बनाई है तो मैं अतुल श्रीवास्तव का आधार कार्ड दूंगा, ताकि फेसबुक को मैं बता पाऊँ कि भैया अतुल श्रीवास्तव मैं हूँ, वो मेरे नाम से किसी ने फेक प्रोफाइल बनाई है और मैं FIR कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने समीर मल्होत्रा के नाम से प्रोफाइल बनाई है, मुझे परेशानी है तो मैं कंप्लेंट करने आया हूँ, तब मेरा आधार कार्ड उस तरीके से नहीं देना मुझे। सबसे आखिरी चीज़ होता यह है कि जब कंप्लेंट पे काम किया जाता है या आप रिपोर्ट एंड ब्लॉक भी आप करेंगे तो प्रोफाइल हो जाएगी बंद। जब प्रोफाइल बंद हो जाएगी तो पुलिस को डेटा फिर नहीं मिलेगा। तब क्या करना है आपको कि कंप्लेंट करने से पहले जब स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो तब ही आप उस प्रोफाइल पे राइट क्लिक करेंगे, है ना, या फिर Ctrl+P जो शॉर्टकट की होती है, Ctrl+P जो हम प्रिंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए जो हम कमांड देते हैं, Ctrl+P का आप कमांड देंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का ऑप्शन आता है PDF में, है ना। तो उस पेज को आप पूरा का पूरा एज PDF सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो कि जिस प्रोफाइल की आप कंप्लेंट करने वाले हैं उसकी आप PDF ज़रूर बना के अपने पास रख लें, ताकि जब भी पुलिस कार्रवाई करेगी और दोबारा जब आपसे बुलाएगी तब तक प्रोफाइल बंद हो चुकी होगी, तो आप वो PDF भी बता पाएँ कि सर ये वो PDF है जिसमें मैंने सेव कर लिया था और इसमें सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद आपको कुछ 65B का सर्टिफिकेट भी देना होता है, तो वो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात ये है कि वो डिटेल ही हमें नहीं मिल रही है ना। तो स्क्रीनशॉट, URL, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड की कॉपी और PDF फॉर्मेट में आप डेटा को सेव करके अपने पास रखें। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, CD DVD जहाँ भी आप सेव करना चाहें अपने मेल पे अटैच कर लें। ठीक, और इतनी चीज़ें लेने के बाद ही आप पुलिस थाने में जाएं। साइबर क्राइम की कंप्लेन करने के लिए मैं एक बार आपको बता दूं, अब मध्य प्रदेश के हर ज़िले का जो कोतवाली है, हर ज़िले की कोतवाली को साइबर क्राइम नोडल थाना घोषित किया गया है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आप उमरिया में बैठे हैं या खंडवा में बैठे हैं या आप कहीं भी मध्य प्रदेश में कहीं भी हैं तो आपको साइबर क्राइम की कंप्लेन के लिए स्टेट साइबर क्राइम ही जाना है। बिल्कुल नहीं, आप संबंधित थाने में कंप्लेन करें या वहाँ का जो भी कोतवाली थाना है, कोतवाली थाना भी साइबर क्राइम नोडल थाना है, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो मैं है वो है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है cybercrime.gov.in। यहाँ पर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ www.cybercrime.gov.in। क्लियर, नीचे मैंने रेड कलर से उसको फ़ॉन्ट कलर रेड कर दिया मैंने। ये पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम की। कोई भी बच्चा परेशान है, कोई भी वुमेन परेशान है, कोई भी चिल्ड्रन परेशान है, सारी कंप्लेंट इसके माध्यम से की जा सकती हैं ऑनलाइन, और ये ऑटोमेटिकली आपके थाने पर ही जाती है।
सेंट्रल के पोर्टल पे जाएगी, वहाँ से स्टेट पे आएगी, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से आपके जो थाना है उस थाने पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है। वो लोग खुद आपको कॉल करके बुलाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में कुछ डूज एंड डोंट्स हमें पता होना चाहिए कि हमें कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं करना है। पर्सनल डिटेल्स मीन्स क्या हो रहा है कि कई बार बड़े, सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे आ रही है हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ। हमारे घर के जो सामान्य बुज़ुर्ग हैं वो क्या करते हैं कि जब उनका पोता या पोती पहली बार किसी स्कूल में एडमिशन जो होता है, प्ले स्कूल वगैरह में जाते हैं, उन्हें छोड़ के आते हैं और बाहर एक सेल्फ़ी लेते हैं बच्चे के साथ और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, टुडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ माय लिटिल चैम्प, समथिंग ऐसा कुछ भी पोस्ट डालते हैं। और उस सेल्फ़ी में बच्चे के साथ साथ आप उस स्कूल का नाम भी शो हो रहा होता है। आपने क्या किया, जाने अनजाने में आपके प्रोफाइल में जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें आपने ये अवगत करा दिया कि आज ही मेरा बच्चा पहली बार स्कूल गया है, स्कूल का नाम ये है। और ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि छुट्टी के टाइम जब क्लास ख़त्म होती है तब आपसे पहले कोई और बंदा आपके बच्चे को वहाँ से लेकर निकल जाए। तो ऐसी कोई भी पर्सनल डिटेल्स हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कोई भी पर्सनल डिटेल डालने से बचें। एक सांची पास में, हमारे भोपाल के पास सांची करके जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ का एक केस हुआ मैम। वहाँ क्या हुआ कि एक घर में चोरी हुई, पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस ने अपने सारे तरीके अपनाए, जितने भी हमारे जासूस होते हैं, जितने भी लोग हमारे जिन्हें जहाँ से भी जानकारी इकट्ठी करते हैं उन सबको हमने एक्टिव किया, कोई जानकारी नहीं मिली। हमने टेक्निकली भी पता करने की कोशिश की, मोबाइल नंबर, टावर डंप, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कोशिश की, कोई चीज़ नहीं मिली। बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि चोरी हुई तो ऐसा कैसे हो सकता है, कि कैसे उनको पता चला कि आज ही गए हैं और चोरी भी कर ली उन्होंने, कोई भी रैकी नहीं हुई, पॉसिबल ही नहीं है ये। किसी भी चोरी के पीछे कुछ बेसिक चीज़ें होती है, वो होती ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय बाद, 1.5-2 महीने बाद ये चीज़ पता चली कि उस परिवार के सदस्य एक बच्ची ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, आई एम गोइंग टू माई कज़न्स मैरिज, और जहाँ भी वो जिस प्लेस पे गए थे, विथ होल फैमिली फॉर 5 डेज़ 7 डेज़, ऐसा करके। मतलब उस बच्ची ने बता दिया था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ 5 दिन 7 दिन के लिए जो है अपने कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर की मैरिज में जा रही हूँ, विथ होल फैमिली, पूरी फैमिली के साथ, आओ मेरे घर में आके चोरी कर लो। मतलब ये इनडायरेक्टली एक इनविटेशन है। उस बच्ची ने ऐसा किया, और जब उसकी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला, तो एट द एंड उस बच्ची के साथ, वो बच्ची उस समय पे 12th क्लास में थी, उस बच्ची के साथ 9th क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड था। बच्ची का स्कूल चेंज हुआ था, 10th क्लास में, आई थिंक 8th क्लास में थे, 9th क्लास में दोनों के स्कूल चेंज हुए। फिर उसके बाद 10th क्लास के बाद उस बच्चे की, लड़के की एजुकेशन छूट गई, उसने पढ़ाई करना बंद कर दी। लड़की 12th क्लास में थी, लेकिन वो सोशल मीडिया फ्रेंड थी। लड़के की पूरी मेजॉरिटी थी इसी तरह की। उसको जैसे ही पता चला कि ये अच्छा है, अब उसके घर में कोई नहीं है, आज अच्छा मौका है, उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया और बिना रैकी किए, बिना कोई भी परेशानी किए और आराम से घर में घुस गया। घर में गया हुआ था पहले भी, और चोरी कर ली उसने। तो कुछ छोटी छोटी सी जो हम स्टेटस पोस्ट करते हैं, उनकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज़ है, डोंट यूज़ योर मोबाइल नंबर एज योर पासवर्ड। आप सभी लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोगों की फेसबुक आईडी आजकल हैक हो रही हैं। फेसबुक आईडी हैक होती है, उनकी हैक प्रोफाइल से फिर उनके रिलेटिव्स को, दोस्तों को मैसेज आते हैं कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप हमें पैसा दो। तो यहाँ पे जो उनकी प्रोफाइल हैक हो रही है, उसमें 95% प्रोफाइल्स, इवन मैं तो पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि 100% प्रोफाइल हैक होने का जो कारण है वो है उनके मोबाइल नंबर का ही उनका पासवर्ड होना। सोशल मीडिया की प्रोफाइल का, ईमेल आईडी की प्रोफाइल का पासवर्ड कभी भी आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बनाएंगे। ना ही आपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर को पासवर्ड बनाए, ना ही अपने हस्बैंड वाइफ के मोबाइल नंबर को अपना पासवर्ड बनाए, क्योंकि ये चीज़ें जज करना बड़ा आसान है। तो अपने मोबाइल नंबर को कभी भी पासवर्ड नहीं बनाना है, अपने निकनेम को कभी पासवर्ड नहीं बनाना है, अपने हस्बैंड वाइफ के नाम को पासवर्ड नहीं बनाना है,
कुछ भी इस तरीके की बेसिक चीज़ें, इवन डिक्शनरी के किसी भी कीवर्ड को पासवर्ड नहीं बनाना है। तो इसका बहुत बारीकी से ध्यान रखें। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके का पासवर्ड आपको रखना चाहिए। कोशिश करें, तीसरा पॉइंट जो हमारा, कि फ़ोटोज़ जो है या वीडियोज़ जो हैं हमारे, उन्हें हम सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करके कोई दूसरा प्रोफाइल बना ले। एक ऑलरेडी केस हमारे पास आया था जिसमें एक महिला जिसकी उम्र लगभग 42-43 साल थी, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करती थी। जब उसको लगा कि लोग मुझे ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, तो उसने एक दूसरी महिला की प्रोफाइल से फ़ोटोज़ उठाए और अपनी प्रोफाइल पे डालने लगी। लोग ये समझते थे कि वो महिला ये है जो सारी कैंपेन कर रही है, लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, लोग उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, लोग उसने नाम और प्रोफाइल पिक जो है उसकी यूज़ कर रखी थी। इवन वो इतना स्टॉक करती थी उनकी प्रोफाइल को कि अगर वो कभी अपनी खुद की एक्टिविटी भी डालती थी कि टुडे आई एम इन गोवा, तो वो एज इट इज़ पूरा सेंटेंस, पूरा स्टेटस उठा के इस प्रोफाइल पे डाल देती थी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये वही है। तो अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने वीडियो सोशल मीडिया पे जितना हो सके ना डालें, और अगर डाल रहे हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके आप सेट करें कि आप किन लोगों को अपने फ़ोटोज़ दिखाना चाह रहे हैं। पब्लिकली शो कराने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके प्रोफाइल में भले ही 5000 दोस्त हों, फेसबुक प्रोफाइल में भले ही 5000 दोस्त हों, आप जब पोस्ट डालते हैं तो आपको 50, 100, 125 लाइक से ज़्यादा नहीं मिलते। ठीक, तो उन्हीं लोगों के बीच में हम अपनी प्रोफाइल, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर करें जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और जिन्हें वाकई में खुशी होती है आपकी सेल्फी को देखकर। हाँ, अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी प्रोफाइल में जाकर, सेटिंग्स में जाकर सारी सेटिंग्स को स्ट्रॉन्ग करें। कौन हमारी प्रोफाइल को देख सकता है, तो वहाँ करें ओनली फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं पब्लिकली सबको दिखाने के लिए, ओनली फ्रेंड्स होना चाहिए। कौन हमारे पोस्ट को देख सकता है, ओनली फ्रेंड्स, या फ्रेंड और फ्रेंड्स कर सकते हैं। कौन मेरी कौन मेरे कॉन्टैक्ट्स और ईमेल आईडी देख सकता है, क्या ज़रूरत है किसी को दिखाने की, ओनली मी करें। क्योंकि जो मोबाइल नंबर आपका अपनी प्रोफाइल में शो हो रहा है, और अगर उसी मोबाइल नंबर को आपने अपना पासवर्ड बना रखा है, देन आपकी प्रोफाइल को हैक करना कौन सी बड़ी बात है, चुटकियों का खेल है। और जो प्रोफाइल हैक हो रही है वो यही हो रहा है, उनकी सिक्योरिटी सेटिंग्स मजबूत नहीं है, वही नंबर उनका प्रोफाइल में शो होता है। उसको एज अ पासवर्ड अगर यूज़ करें और URL को एज अ यूज़र नेम यूज़ करें, तो प्रोफाइल को चुटकियों में हैक किया जा सकता है। आपका यूज़र नेम मुझे पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल का URL मैंने यूज़र नेम में डाल दिया और आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड है उसमें मैंने पासवर्ड में डाल दिया, आपकी प्रोफाइल हैक हो जाएगी, सिंपल। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपने अपने व्हाट्सएप का, अपने फेसबुक का और जितने भी जीमेल वगैरह जितने भी अकाउंट आप यूज़ करते हैं उन सबको आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है, तो आपकी प्रोफाइल को कोई भी हैक नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी उसे लॉगिन करने की कोशिश की जाएगी, आपके पास उसका कोड आएगा, उसके बाद ही वो लॉगिन हो पाएगा। इवन आप खुद भी उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी अपने मोबाइल में जीमेल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और अगर आप डेस्कटॉप में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं जब फेसबुक को, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कोड आएगा, तभी आप लॉगिन खुद भी कर पाएंगे। तो आपकी प्रोफाइल को कोई भी हैक नहीं कर सकता। जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने पासवर्ड को डिफ़िकल्ट बनाएं। पासवर्ड जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना ही अच्छा आपके लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालना है, चाहे वो आपकी एड्रेस हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, आपके शेड्यूल कि आप कब कहाँ जा रहे हैं, सोशल आपकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल दूर रखें। अपने पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाएं। कॉम्प्लेक्स मीन्स आप उसमें जितना हो सके उतना स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करें, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक का यूज़ करें, और जो भी आपके कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप बेसिक अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब अगर अगर आपके निकनेम से कोई जानता है और कोई आपको मीन्स पीकू बोलता है, और अपने आप पासवर्ड में अगर आप पीकू यूज़ कर रहे हो, तो जज करना बड़ा आसान है ना। अपने पासवर्ड को कभी भी अपने एक्सप्लोरर में स्टोर नहीं करना है। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो बाजू में पूछता है कि आप उसको स्टोर करना चाहते हैं क्या, तो आप हमेशा उसको नो करें, चाहे वो आपका खुद का लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप ही क्यों ना हो, तब भी। क्योंकि बड़े छोटे से सॉफ्टवेयर आते हैं, पेन ड्राइव में उसको डाल के और रन करके 2 मिनट में आपके एक्सप्लोरर में जितने भी पासवर्ड हैं उन सबको 2 मिनट में हासिल किया जा सकता है, चाहे वो आपके SBI अकाउंट का पासवर्ड हो,
चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड हो, कुछ भी। तो भले ही आपको इतना भरोसा हो कि आपका लैपटॉप कोई यूज़ नहीं करता, तब भी आप उसमें अपना पासवर्ड सेव नहीं करेंगे। अपने पासवर्ड को कहीं लिखना नहीं है, किसी डायरी में नोट नहीं करना है, किसी व्हाट्सएप में अपने से अपने पापा को सेंड कर दिया, अपने भाई को सेंड कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं देखेगा, सेव रहने देते हैं, नहीं करना है। अपने पासवर्ड को आपको याद करना है। सबसे अच्छा तरीका है अपने पासवर्ड को आपको याद करके रखें। कैसे याद करेंगे? अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स आई एम यूजिंग, कैसे इतने सारे अकाउंट यूज़ करूँ? मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, ट्विटर यूज़ करता हूँ, पर्सनल भी। इवन मेरे पास खुद, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे पास खुद अगर काउंट करूँ तो मेरे पास लगभग 30 से 35 अकाउंट हैं, अलग अलग, पर्सनल, प्रोफेशनल, अलग अलग। कैसे इतने पासवर्ड याद रखें? तब मैंने पर्सनली एक छोटा सा एक एक्सरसाइज बनाई जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। आप खुद भी कर सकते हो। आपको इसमें करना क्या है? सिंपल, आपकी कोई फेवरेट मूवी या आपका कोई फेवरेट फूड या आपका कोई कलर, जो भी आपको लगता है आप उसको यूज़ करें। मेरी फेवरेट मूवी है, सपोज़ कुछ भी ले लेते हैं, रहना है तेरे दिल में। तो मैंने उसका सारे कैरेक्टर ले लिए, RSTDM, रहना है तेरे दिल में, RSTDM उठाया। फिर मैंने लगाया @ स्पेशल कैरेक्टर। मेरा फेवरेट कलर है रेड, तो मैंने ले लिया RD, पूरा रेड नहीं ले रहा हूँ मैंने लिया पहला कैरेक्टर R, दूसरा ले लिया D। या मेरा फेवरेट कलर है येलो, तो मैंने ले लिया Y और O, पहला और लास्ट। तो बड़ा इस तरीके के कॉम्बिनेशन में अपना एक अलग एक्सरसाइज क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ याद है मुझे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मुझे पूरी नहीं डालना, तो मैंने केवल ईयर डाल दूँगा 1989, या केवल 89 डाल दूँगा, या फिर जो भी मुझे ठीक लगता है। फिर मैं फेसबुक का अकाउंट बना रहा हूँ, तो लास्ट में FB फेसबुक, या पूरा फेसबुक, या FK पहला और लास्ट, जीमेल का GL या GM, ट्विटर का TR, या जो भी आप चाह रहे हो एक्सपायरी। एक ऐसा एक्सरसाइज आप खुद अपने लिए तैयार करें, और हर अकाउंट का शुरू से पूरा सेम होगा, बस आपको लास्ट में कुछ एक चेंजेस करना होंगे, आप सारे पासवर्ड याद रख पाओगे। मुझे अपना एक भी पासवर्ड डालने में बिल्कुल परेशानी नहीं जाती। जैसे ही मैं सिस्टम ऑन करता हूँ, मुझे जो भी टास्क दिया होता है, मैं उस टास्क को, जो भी प्रोफाइल खोलना है, फटाक से उसका पासवर्ड डाल लेता हूँ, है ना। तो ऐसा ही टास्क आप बनाएं और उसको बार बार चेंज करते रहें। उस टास्क को भी बना के आपको छोड़ना नहीं है। आपको करना क्या है, आपने अगर एक बार पासवर्ड बना लिया है, तो मान लो कि 3 से 4 महीने में आपका वो पासवर्ड लीक हो गया है, ऐसा आप मान के चलो। क्योंकि कई बार आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, किसी कलीग्स के साथ शेयर करते हैं, उनके सामने डालते हैं। तो हर 6 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करें और सारे प्रोफाइल का चेंज करें, ताकि दुनिया की कोई ताकत आपका पासवर्ड ट्रैक ना कर सके। ठीक, बड़ा आसान है। किसी भी प्रोफाइल को कोई भी बड़े से बड़ा हैकर हैक नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं आपका प्रोफाइल हैक कर लूँगा, झूठ बोलता है। क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े सिक्योरिटी एथिकल हैकर तमाम लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। वो छोटे मोटे हैकर से ज़्यादा समझदार हैं, है ना। बस हमें अपनी बेसिक सिक्योरिटीज़ अपने पास रखना है। अगर हम अपने आप को सिक्योर रख पाते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करके, देन हमारी प्रोफाइल को हैक नहीं किया जा सकता। बाकी अगर होती है तो आप बिल्कुल, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, पुलिस आपके लिए हमेशा है। कुछ और चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना है सोशल मीडिया से हटके। देखिए, कई बार हमें इस तरीके की लिंक आती है कि आपको ऐसा करना है, तो आप एक काम कीजिए, ये लिंक है, यहाँ से आप फेसबुक से लॉगिन कर लो, जीमेल से लॉगिन कर लो। आता है कई बार, है ना। बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स पे जब हम जाते हैं, किसी फेक प्रोफाइल पे गए, फेक वेबसाइट पे गए, वहाँ हम कुछ परचेज़ करने वाले हैं, साइन अप के लिए मांगता है। जब साइन अप करते हैं तो क्या होता है कि या तो आप पूरी डिटेल्स भरो अपनी, या फिर आप फेसबुक से या जीमेल से डायरेक्ट साइन अप कर लो, होता है ना। सिंपली हम जीमेल पे क्लिक करते हैं या फेसबुक पे क्लिक करते हैं, तो हम साइन अप हो जाते हैं। वहाँ पे कई बार जो फर्जी फेक वेबसाइट हैं, वहाँ पर जो लिंक होती है, वो इस तरीके का एक फेक फेसबुक पेज बना देते हैं। इसमें आप अगर URL को जज नहीं कर पा रहे हैं, आपने URL को नहीं देखा, और यहाँ पर अगर आपने आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन के लिए अप्लाई किया,
तो आपका ईमेल और पासवर्ड, वो जो हैकर है, वो जो बंदा इस फेक प्रोफाइल के पीछे बैठा है, फेक वेबसाइट के पीछे बैठा है, उसके पास वो डायरेक्ट उसके डेटाबेस में चला जाएगा, है ना। अब आपकी प्रोफाइल को वो आराम से हैक कर लेगा। तो हमेशा कोई भी लिंक को देखो जब भी यूज़ करो तो उसका यूआरएल पूरा हमें चेक करना है। यूआरएल को पूरा, जैसे आप अभी आज में देख पा रहे होगे कि इसका यूआरएल facebook.com नहीं है, ये कुछ और है इसमें, है ना। जैसे ये एक और देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा और किया हुआ है, यहाँ फेसबुक का यूआरएल ही नहीं है, lolomgz.a.gp, है ना। यहाँ फेसबुक का यूआरएल है ही नहीं, और ऐसा ही पेज खुलता है। और यहाँ पे आप अगर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं तो वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है जो आपकी प्रोफाइल आसानी से हैक कर लेगा। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग अटैम्प्ट होता है, फिशिंग पेज, इस तरीके के फिशिंग पेज बनाए जाते हैं जो आजकल हमारे स्कूल के और कॉलेज के बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिकी इस तरीके के पेज बनाकर उनका पासवर्ड गेन करने की कोशिश करते हैं। वो अभी फ़िलहाल में चीज़ों को सीखने के लिए बड़े मौज मस्ती में ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ कंप्लेन में तब्दील हो जाती है, एफआईआर में तब्दील हो जाती है, तो आप मजाक नहीं कर रहे हैं, फिर आप एक छोटी सी लाइन क्रॉस करके क्रिमिनल हो जाते हैं, है ना। तो फिशिंग से खुद तो बचना ही है, फिशिंग करना भी नहीं है, क्योंकि फिशिंग करना बड़ा आसान है, बड़ा ट्रिकी है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं फिशिंग पेज को बनाने में और उसके ज़रिए आईडी पासवर्ड गेन करने में, लेकिन बड़ा छोटा सा समय लगता है। वो जो लोहे की सलाखें होती हैं उसके इस तरफ से देखकर हंसने और उस तरफ से बैठ कर रोने में, है ना। तो आपको ना तो फिशिंग में फंसना है और ना ही फिशिंग करना है। ये देखिए, एक जीमेल का भी एक पेज है, फिशिंग पेज, जो बिल्कुल हूबहू जीमेल की तरह दिखता है। इवन पेपल, पेटीएम और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें कुछ स्क्रीनशॉट मिले जो मैंने इसमें लगाए हैं पीपीटी में। इन सब से आपको बच के रहना है। अब इन फेक वेबसाइट को आप चेक कैसे करोगे? सबको मालूम है, हमारे स्कूल में हमारे जो कंप्यूटर टीचर्स हैं हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं HTTP क्या होता है। सबको मालूम है HTTPS क्या होता है ना। HTTP वेबसाइट जो होती हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल होता है उस पर बनी होती हैं। HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जहाँ पे S लगा है उस S का मतलब है सिक्योर। ये होता है SSL सर्टिफाइड। SSL मतलब सिक्योरिटी सर्किट लेयर होती है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है किसी वेबसाइट को। जब भी आप किसी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर की प्रोफाइल देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा www से पहले HTTPS लगा होता है। अगर किसी प्रोफाइल में S नहीं लगा है इसका मतलब वो प्रोफाइल सिक्योर नहीं है। आप यहाँ पे जब भी आईडी पासवर्ड डालने वाले हैं आपका डेटा चोरी होने वाला है, आपका आईडी पासवर्ड चोरी होने वाला है, आपकी अकाउंट डिटेल चोरी होने वाली है। ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जिसमें S नहीं लगा है उस पर ना तो आप कभी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ना ही उस वेबसाइट को परचेज़ करेंगे, ना ही कोई डिटेल डालेंगे। इस चीज़ को बड़ा छोटा सा डिफरेंस है HTTP और HTTPS में। तो हमेशा S का ध्यान रखें। ये S का मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट, है ना। वेबसाइट के स्पेलिंग को हमेशा चेक करें। क्या होता है कि कई बार जो फिशिंग पेज बनाते हैं, फिशिंग पेज जो है डोमेन परचेज करके भी बनाते हैं। एक बार एक SBI का एक पेज आया था, तो उस SBI का डोमेन कुछ इस तरह था, SBI sb1online.com। जब ये URL ऊपर आपको शो होता है वेबसाइट के साथ, तो आप ये चीज़ जज नहीं कर पाते वो 1 है या sbionline.com है। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। ऐसा डोमेन परचेज किया जा सकता है, 500-600 रुपये का आता है, लेकिन अगर इसके माध्यम से आपके साथ फिशिंग हो के आपका अकाउंट का पासवर्ड अगर मैं गेन कर लूँ तो 500 रुपये के एक डोमेन से मैं आपका लाखों रुपए का अकाउंट खाली कर सकता हूँ, है ना। इस चीज़ से बचें। हमेशा डोमेन का URL चेक ज़रूर करें, उसकी स्पेलिंग चेक ज़रूर करें। और शुरू में डोमेन से पहले इस तरीके का जब कोई पेज बना होगा तो वो होगा HTTP www. इस तरीके का, और सिक्योर होगा तो वो होगा HTTPS
दो अंतर आपको हमेशा मिलेंगे, एक तो स्पेलिंग करेक्ट होगी और दूसरा यहाँ पे एस ज़रूर लगा होगा। और तीसरी, जब भी आप किसी फर्जी वेबसाइट पे पहुँच जाएं, आपको लगता है कि यार प्रोफाइल, बड़ा डाउट है ये प्रोफाइल है फेक है या ओरिजिनल है, तो बड़ा आसान होता है उस चीज़ को समझना कि वो प्रोफाइल फेक है या ओरिजिनल है। हर ओरिजिनल प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट अगर मैं विज़िट करूँ तो उसमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट का पेज बना होगा, जहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रही होगी, जहाँ पे एड्रेस शो रहा होगा, ईमेल आईडी शो हो रही होंगी, है ना, डिपार्टमेंट्स के नंबर शो हो रहे होंगे। लेकिन अगर कोई फेक वेबसाइट होगी तो उसमें कहीं भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक, बड़ा सिंपल है कि आपको कॉन्टैक्ट पेज देखना है किसी वेबसाइट में, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, अबाउट अस डिटेल अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कॉल करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नहीं भी करना है तब भी इतना क्लियर है कि हाँ नंबर अवेलेबल है और डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब अगर मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल की एक फेक वेबसाइट बना के लोगों से एडमिशन प्रोसेस कराऊँ, पेमेंट कराऊँ कि भाई ठीक है आप तो 500 रुपये एडमिशन फ़ीस है, आप करो, ये हमारे वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट है, इस पर आप एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हो ऑनलाइन, और सबसे 500 रुपये 500 रुपये अगर मैं ले लूँ तो मैं बहुत बड़ा जो है एक साइबर क्राइम कर डालूँगा, बहुत सारा पैसा मैं गेन कर लूँगा और 500 रुपये के एक डोमेन खरीद के मैं बढ़िया लाखों रुपए की चपत लगा के भाग सकता हूँ। जो लोग पेमेंट करने वाले हैं उन्हें ध्यान देना है कि उस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल है भी या नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HTTPS स्पेलिंग और कॉन्टैक्ट डिटेल वेबसाइट पे हमेशा होना चाहिए। वायरस, सभी लोग वायरस से भली भांति वाकिफ़ हैं। वायरस क्या होता है जिन्हें नहीं मालूम है, खैर मालूम सभी को है। ये वायरस हमारे कोरोना वायरस की तरह नहीं है ना। जो कोरोना वायरस आजकल हम देख रहे हैं ये वो वायरस नहीं है जो छींकने से फैलता है। ठीक, इसके लिए हमें मास्क नहीं लगाना है, इसके लिए हमें बस थोड़ा सा सेफ रहना है और सिक्योर रहना है। वायरस जो होते हैं वो उनको मेलवेयर बोलते हैं, है ना। मेलवेयर मीन्स मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर जो नाम है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलिशियस का मेल और सॉफ्टवेयर का वेयर, इसको मेलवेयर बोलते हैं। और जब ऐसा कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से बनाया गया है। ये वायरस मलेरिया या कोविड-19 वाला वायरस नहीं है। ये वायरस एक प्रोग्राम है, एक कोडिंग है। जैसे हम MS ऑफिस यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम अपने और अदर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है ना। हमारे कॉलिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक अलग इंटेंशन से बनाए जाते हैं कि मुझे आपके कंप्यूटर का डेटा करप्ट करना है, मुझे आपके कंप्यूटर का डेटा डिलीट करना है, अल्टर करना है, या उसको किसी क्राइम में यूज़ करना है, या आपका डेटा चुराना है ना। तो इंटेंशनली जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि किसी कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को परेशान कर सकता है, ख़राब कर सकता है, तो उसे वायरस कहते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के वायरसेस हैं। वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रोजन हॉर्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो सबसे ख़तरनाक वायरस आज की डेट में मैं मानता हूँ। ये नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचाता है, लेकिन ये बड़े आसानी से आपके सिस्टम में पहुँच जाता है। मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है मैम कि लगभग 60 से 65% कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, 60 से 65% कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल है। जब आप एंटीवायरस से स्कैन करेंगे, या आपने खुद भी देखा होगा पॉपअप्स आते हैं अगर एंटीवायरस डला होता है तो ट्रोजन हॉर्स के सबसे ज़्यादा पॉपअप्स आते हैं। ट्रोजन हॉर्स बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका मकसद होता है केवल आपकी जो पर्सनल फाइल्स हैं, आपकी जो डिटेल्स हैं, आपके कंप्यूटर में कोई भी सेंसिटिव डेटा है उसको चुराना और जिसने इसको बनाया है उस तक पहुंचाना। सिंपल, बहुत ज़्यादा ये परेशान नहीं करता ट्रोजन हॉर्स। और भी बहुत सारे होते हैं, अगर हम वायरसेस की बात करेंगे मेलिशियस की, तो ट्रोजन हॉर्स के अलावा बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे नाम हैं वायरसेस के जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। ये वायरस जो होते हैं, वायरस के अलग अलग इंटेंशन होते हैं और अलग अलग सबकी कैटेगरीज होती है। कोई वायरस किसी कंप्यूटर को स्लो कर देता है, जिससे आपकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। कोई वायरस आपने देखा होगा कि लगातार आपके सिस्टम पे पॉपअप्स दे रहा है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ना, एड ऑन्स बोलते हैं उनको। ये कई वायरस ऐसे होते हैं वो खुद ब खुद चलने लगते हैं,
खुद एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, है ना। या कुछ आपने देखा हो, पहले एक वायरस चलता था जिसमें फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट होते थे। उससे होता ये था कि हमारे सिस्टम की मेमोरी अपने आप जो है खर्च हो रही है। जो हार्ड डिस्क है, उस समय तो 80 GB हार्ड डिस्क हुआ करती थी, अब तो 1 TB 2 TB हो गए हैं। तो वो हमारे हार्ड डिस्क को जो है बेवजह में खर्च करता है, हम उसके उपयोगिता हमारी नहीं हो पाती। तो ऐसे वायरस जो खुद ब खुद अपने आप में मल्टीप्लाई होते हैं, डुप्लीकेट फाइल्स खुद बनाते हैं, ऐसे वायरस होते हैं। ये कुछ फाइल्स बनाते हैं, कुछ फोल्डर्स बनाते हैं, तमाम मतलब वायरस की क्या कैटेगरी है, किस लिए वो बनाया गया है, वो उस तरीके का काम करता है। अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो आप कैसे उसको पता कर सकते हैं? सिंपल है, आपके सिस्टम का और या आपके मोबाइल का हीट होना। अगर आपको लगता है आपका मोबाइल हीट हो रहा है, आपके डेटा का जल्दी ख़त्म, अगर मोबाइल की हम बात करें तो आपका अगर मोबाइल में अगर कोई वायरस या कोई ट्रोजन हॉर्स है, या मैं बात करूं किसी ने अगर स्पाई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया है, तो आपका मोबाइल हीट होगा, बहुत जल्दी गर्म होगा, आपका डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपका डेटा 1 GB 2 GB दिन भर चल जाता है, रात तक भी ख़त्म नहीं होता है, तो वो डेटा आपका 4 बजे 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि डाटा चुराने के लिए उसको आपका डेटा ही यूज़ करना पड़ेगा, आपके डेटा से ही वो अपलोड होगा। तो आपका डेटा जल्दी ख़त्म हो जाता है, हीट होता है, जल्दी हैंग करता है। आप जितने जल्दी अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते थे वो आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स उसमें देखने मिलती हैं अगर किसी ने आपके मोबाइल में कोई वायरस ट्रोजन हॉर्स डाल दिया है तो। डेटा थेफ्ट, ये अगर हम इसकी बात करें, बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ है, और देखी जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन इसको हम कोई भी समझ नहीं पा रहे हैं। डेटा थेफ्ट के हमसे लोग पूछते हैं कि डेटा थेफ्ट क्या है, कैसे हम इसमें आरोपी कैसे बन जाएंगे। तो देखिए, बड़ा बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी सर्वर से मैं पेन ड्राइव लगा के भी अगर कोई डेटा ले लेता हूँ विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो भी ओनर है, ऑनर मीन्स ये नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर उसका ऑनर है, नहीं, वहाँ का अगर वो सिस्टम किसी अकाउंटेंट का सिस्टम है तो उसका ऑनर वो अकाउंटेंट है। विदाउट परमिशन ऑफ अकाउंटेंट अगर कोई भी व्यक्ति उस सिस्टम से पेन ड्राइव से मेल पे अटैच करके या उस सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू हैक करके, आईपी के थ्रू बैकडोर से हैक करके उसका डेटा चुराता है, तो डेटा थेफ्ट है ना। और यहाँ पे आप आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके तहत आप आरोपी बन जाते हैं। और 65 आईटी एक्ट की धारा 65 और 43 ABC के तहत आपको कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है, केवल पेन ड्राइव से डेटा को लेने का। चलिए, आपने डेटा नहीं लिया है, आपने उसका डेटा करप्ट कर दिया है, अल्टर कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तब भी आप आरोपी बनेंगे। और यही धाराएं, यही सज़ा उसमें भी है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी वो तो लंच पे गए हुए हैं, कंप्यूटर खुला हुआ है, तो एक काम करता हूँ, मैं लेके शिफ्ट डिलीट करके और डिलीट कर देता हूँ फाइल। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आपने की है किसी भी तरीके, हो सकता है सीसीटीवी कैमरे में आप कैद हो जाए, हो सकता है कि उस सिस्टम पे आप लॉगिन करें, हो सकता कुछ भी, अगर आप प्रूव हो गया कि आपने किया है तो आप आरोपी बन जाएंगे। और जब तक ये मैं मानता हूँ कि पुलिस विभाग में भी अभी भी काफ़ी फोर्स ऐसा है हमारा जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेंड नहीं है, हम लोग लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम होंगे, हमारे सभी ऑफिसर्स। तब अगर ऐसी एक्टिविटी कोई होती है तो आपको आसानी से पकड़ा जा सकता है, बहुत आसान होता है। आपको लगता है कि आपने पेन ड्राइव लगाई और डेटा किसी का निकाल लिया, बिल्कुल आप उसको डेटा को लेके चले आइए, बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सी कंपनी की पेन ड्राइव, उसका सीरियल नंबर क्या है, कितने बज के कितने बजे पे अटैच हुई थी, कब उससे डेटा चोरी हुआ, कौन सा डेटा लिया गया था, ये तमाम चीज़ें वो सिस्टम ही खुद बता देता है ना। ये चीज़ें पॉसिबल है। तो डेटा थेफ्ट बहुत बड़ा क्राइम है। ये जब तक छोटे मोटे हमारे सिस्टम्स या प्रोग्राम को चोरी करना तो ठीक है, लेना, कॉपी करना, लेकिन अगर किसी का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप चुरा लेते हैं, किसी का कोई सॉफ्टवेयर आप चुरा लेते हैं, किसी का कॉपीराइट कंटेंट आप चुरा लेते हैं, तो परेशानी आ सकती है आपको बहुत ज़्यादा। ये
बताना बहुत ज़रूरी है। एंड्रॉयड स्पाई ऐप हमारे पास, और मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कॉल आते हैं, जहाँ भी मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करके जाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कॉल आते हैं वो इसी को लेके आते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे मोबाइल को कोई वॉच कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे मोबाइल को सर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, मैं सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। ये मेरी पीपीटी ख़त्म होने के बाद एक एक करके, किसी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सभी को मैं जवाब बखूबी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेरे पास कॉल आते हैं कि भाई कोई मुझे मेरे मोबाइल को ऐसा लग रहा है कि वॉच कर रहा है, कोई मेरे मोबाइल से डेटा चुरा रहा है, या एक बार एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि मेरा साला है वो मुझे परेशान करता है, उसको मैं बहुत पैसा दे चुका हूँ, पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है कि मैं किससे बात करता हूँ, पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है कि मेरी किससे चैट हुई, उसको मेरे व्हाट्सएप चैट पता चल जाता है, उसको मेरे कॉल पता चल जाते हैं, उसको मेरी लोकेशन पता चल जाती है। अगर मैं उससे बोलता हूँ कि मैं एमपी नगर में हूँ तो नहीं बोलता, नहीं जिया जी आप तो अभी नीलगढ़ में हैं, रातीगढ़ में, तो उसको लोकेशन भी पता होती है। कैसे हो रहा है ये सब? तो किसी भी मोबाइल में अगर कोई स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाए तो आपको, अगर किसी मोबाइल में कोई स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाती है तो आपके मोबाइल में जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो सब वो देख सकता है। इवन जो आप नहीं देख सकते वो भी वो व्यक्ति देख सकता है। कई बार आप आपके मैसेजेस नहीं देखते, बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिसने स्पाई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया है उसका इंटेंशन हो सकता है आपके मैसेजेस देखना ही हो। देखिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है बिल्कुल। हमें अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना है, हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना है, हमें अपने भाई बहन पे ट्रस्ट करना है, लेकिन ये भी बात अछूती नहीं है सर कि जो हमारे पास जो केसेस आते हैं और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल्स निकलते हैं, जो करने वाले लोग निकलते हैं, वो हमारे परिचित ही होते हैं। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, रिटायर्ड थे, उनके मोबाइल में एक एंड्रॉयड स्पाई एप्लीकेशन उनके खुद के पोते ने इंस्टॉल किया। क्या हुआ, पोते को दादाजी का एटीएम का डेबिट कार्ड का डिटेल पता थी, उसको डिजिट्स पता थे, उसकी एक्सपायरी डेट पता थी और पीछे जो सीवीवी नंबर लिखा होता है वो भी पता थी। लेकिन उसको ये मालूम था कि जब भी मैं प्रोसेस करूँगा ट्रांजैक्शन के लिए तो ओटीपी तो दादाजी के मोबाइल पर ही आएगा। क्लियर? दादाजी का मोबाइल कितने बार यूज़ करूँगा मैं, कितने बार लूँगा, हर बार पॉसिबल नहीं है। और अगर लूँगा उस समय तो दादाजी को शक हो जाएगा कि बेटा उस समय तो मोबाइल तुम्हारे पास था। तो उसने बड़ी चालाकी से एक दिन एक एंड्रॉयड स्पाई एप्लीकेशन दादाजी के मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, और जब भी दादाजी सो रहे होते थे या कोई ऐसी चीज़ में होते थे जहाँ दादाजी को समय नहीं है, वो उस समय कभी 5,000 कभी 15,000 करके अमाउंट दादाजी के अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में या अलग अलग एक्टिविटीज़ में कुछ प्रोडक्ट परचेज करने में यूज़ कर लेता था। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। बाकी एक एंड्रॉयड स्पाई एप्लीकेशन से क्या हो सकता है सर, जो काम पुलिस भी नहीं कर सकती वो ये एप्लीकेशन कर सकती है। आपके सारे एंड्रॉयड की डिटेल्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल, आपके सारे व्हाट्सएप के चैट, आपके सारे फेसबुक के चैट, आपके सारे इंस्टा के चैट, आपके सारे वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, इवन तो आप कब जागते हैं और कब सोते हैं, ये उस व्यक्ति को पता चल जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही जागेंगे, हमारी हैबिट है, हम जागेंगे तो सबसे पहले डेटा ऑन करके देखते हैं कितने मैसेज आए। जैसे ही हम डेटा ऑन करेंगे तो उसके पास एक पॉपअप चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा भाई साहब जाग गए, डेटा ऑफ, भाई साहब अभी एक्टिव नहीं है। तो सारी चीज़ें इस एंड्रॉयड स्पाई एप्लीकेशन के माध्यम से हो सकती हैं। अगर आपके मोबाइल में ऐसा कोई एप्लीकेशन आपको लगता है तो आपको 2-3 चीज़ें करना है। पहला तो पता कैसे करेंगे, आपका मोबाइल हीट करेगा, जैसा मैंने बताया, आपका डेटा जल्दी ख़त्म होगा, है ना, हैंग होगा। ऐसे एप्लीकेशन हिडन होते हैं, आपको आप कितना भी देख लोगे आपको एप्लीकेशन आपको दिखाई नहीं देंगे। तब आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है नो रूट फायरवॉल, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फ्री एप्लीकेशन है नो रूट फायरवॉल।
नो रूट फायरवॉल को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। ये एप्लीकेशन क्या करता है कि जब आप इसको देखोगे, रन करोगे, तो जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं, चाहे उनके आइकॉन दिख रहे हों या नहीं दिख रहे हों, वो सब की लिस्ट आपको शो कर देता है। तो आपको ये तो पता ही है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा कौन सी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किए, उस पर नज़र आपको रखना है। और ऐसे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के कीवर्ड लिखे होते हैं। स्पाई लिखा होगा, या हाइड लिखा होगा, या कैप्चर लिखा होगा। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके और वहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक। दूसरा तरीका, आप अपने मोबाइल के एंड्रॉयड वर्ज़न को जब भी अपडेट आता है अपडेट करें। जैसे ही आप अपने मोबाइल को एंड्रॉयड वर्ज़न को अपडेट करते हैं तो वो जो स्पाई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जितनी भी परमिशंस होती हैं वो परमिशन सब डिनाई हो जाती हैं। क्लियर? तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है ताकि आप स्पाई एप्लीकेशन से बच सकें। एक और चीज़ है ये की लॉगर। एक और चीज़ है ये की लॉगर। की लॉगर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें होती हैं की लॉगर में। क्या होता है, अगर किसी कंप्यूटर में मैं एक की लॉगर इंस्टॉल कर दूं, सपोज़ कि मैंने मैम के कंप्यूटर में एक की लॉगर इंस्टॉल कर दिया अगर मैम, तो आप दिन भर उस कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो, कितना टाइप कर रहे हो, वो सब का सब उस की लॉगर में इंस्टॉल हो जाए, सेव हो जाएगा वहीं उसी सिस्टम पे। या एक हार्डवेयर डिवाइस आती है की लॉगर की, उसमें जहाँ हम अपने माउस कीबोर्ड को अटैच करते हैं अपने सीपीयू से, है ना। आपने देखो कीबोर्ड को सीपीयू से अटैच करने के लिए एक यूएसबी केबल का या फिर जिस पिन का यूज़ करते हैं उस पिन को, मतलब उस कीबोर्ड से पहले उस डिवाइस को लगाया जाता है और उस डिवाइस को फिर सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है ना। हार्डवेयर अगर की लॉगर लगा है तो आप आसानी से देख सकते हो कि आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की जो पिन है, वो पिन के ऊपर एक और पिन लगी हुई है और फिर वो सीपीयू से कनेक्टेड है। वो की लॉगर हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो ये क्या करते हैं कि अगर आपने अपना कंप्यूटर खोला तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर खोलेंगे वैसे ही एक्टिव हो जाता है। और आपने डाला गूगल पे SBI और एंटर कर दिया, जैसे ही आपने SBI एंटर किया तो SBI कीवर्ड जो है वो जो आपने अपने कीबोर्ड से डाला था वो आपके की लॉगर में सेव हो गया। सीधी सी बात है, अगला जो पेज खुलेगा गूगल वो आपको देगा ऑनलाइन SBI वेबसाइट आप जाना चाह रहे हैं, आप उस पर माउस से क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक सेव नहीं हो रहा है। अब प्रोफाइल खुल गया है, ऑनलाइन SBI का ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर आप बैंकिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे कीबोर्ड की मदद से। तो आप जब कीबोर्ड की मदद से यूज़र आईडी डालेंगे तो वो फिर की लॉगर के अंदर सेव हो गया। ठीक। फिर आपने अपना माउस का उपयोग किया और अपने पासवर्ड वाले ऑप्शन पे गए, वहाँ फिर आपने अपने कीबोर्ड का उपयोग करके पासवर्ड डाला, वो भी की लॉगर में सेव हो गया। आपने एंटर किया और जो भी प्रोसेस, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी आप अपने कीबोर्ड से करेंगे सब के सब उस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। और जब मैं फ्री टाइम मेरे पास होगा तो मैं धीरे से उस की लॉगर का डेटा, एक जो नोटपैड फाइल होगी उसको ले जाऊंगा पेन ड्राइव से कॉपी करके, और जो भी मुझे उसका दुरुपयोग करना होगा वो मैं कर सकता हूँ। इवन अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसमें सेव हो जाएगा, है ना, तमाम चीज़ें। अब अगर आप ये पूछें कि ठीक है सर अगर ऐसा हो गया तो इनसे बचें कैसे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसा होता है। ये चीज़ सबसे पहले होती थी जब हम बहुत सारी जो कंप्यूटर कैफ़े जो होते थे, इंटरनेट कैफ़े जो होते थे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होती थी। इंटरनेट कैफ़े वाला की लॉगर डाल रखता था ताकि लोगों की डिटेल्स उसे मिलती रहे। तो अगर आपके सिस्टम में कोई हार्डवेयर की लॉगर लगा है तो वो आपको देखना है कि आपका जो कीबोर्ड है ना, जैसे मेरा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड का जो दूसरा पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट पे क्या कोई एक्सटर्नल अलग से कोई डिवाइस लगी है क्या। अगर वो डिवाइस लगी है तो उसका यूज़ क्या है, कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ आपका डेटा चुरा रहा है ना।
तो आप उसको निकाल दें और कीबोर्ड को डायरेक्ट लगाएं सीपीयू में, सिंपल। ठीक, आप हार्डवेयर कीलॉगर से बच जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर सॉफ्टवेयर कीलॉगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप कैसे बचेंगे? तो सभी लोग टास्क बार का यूज़ करते हैं। जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, स्लो चलता है कुछ, तो हम क्या करते हैं, टास्क बार खोलते हैं। जिन्होंने नहीं खोला हो वो भी आप क्लास खत्म होने के बाद आप ट्राई करें। कंट्रोल अल्टर और डिलीट, जो 3 की होती है हमारे कीबोर्ड की, कंट्रोल अल्टर और डिलीट तीनों को एक साथ हम जब प्रेस करते हैं तो टास्क बार ओपन हो जाता है हमारे सिस्टम में। ठीक, जब टास्क बार का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ क्या होता है कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारे रनिंग में हैं, क्या क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसकी लिस्ट शो हो जाती है ना। जैसा आपको ये स्लाइड में मैंने बाजू में बताया हुआ है, स्लाइड के बाजू में जो उसमें एक टास्क बार की मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, इस तरीके से वो स्क्रीनशॉट दिख जाती है। यहाँ पे आपको वो की लॉगर भी दिख जाएगा, जो की लॉगर आपके कंप्यूटर में काम कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके एंड टास्क आप करेंगे, देन आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर है। अब आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर है, आपका सिस्टम सिक्योर है, आपका डेटा चोरी नहीं होगा। सिंपल, बस 2 ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाँ। अगला है हैकिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उन्हें बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक में। हैकिंग सीखेंगे, हैकिंग करेंगे। हैकिंग इज़ नथिंग बट जस्ट अ ट्रिक्स। हैकिंग जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय ट्रिक्स के। अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा हैकर बोलता है तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है ना। हैकिंग कुछ नहीं होता है, हैकिंग केवल ट्रिक्स हैं। बस स्टेप बाय स्टेप ट्रिक्स को हमें यूज़ करना है, और अगर हमारी कोई ट्रिक काम कर गई तो हमने जो उसका एक्सेस पाया किसी प्रोफाइल का, किसी कंप्यूटर का, जैसे एक अकाउंट सिस्टम का कंप्यूटर है, मुझे उसको खोलना है, ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें जो पासवर्ड डाला है कोशिश करूँगा, भाई मानता हूँ मैं कि उस पासवर्ड का उस कंप्यूटर का ऑनर जो अकाउंटेंट है वो रामलाल जी हैं, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा रामलाल डाल दूँ। ठीक, या account@123 डाल दो, या 1234567 डाल दो। ऐसे अलग अलग चीज़ें डालूँगा, और जो भी मेरा ट्रिक काम कर गया, सिंपल, मैंने सिस्टम खोल लिया, एक्सेस पा लिया, हैक हो गया। यही चीज़ सोशल मीडिया की चीज़ों में होती है, ट्रिक्स। बस वो ट्रिक्स जो है, तो हैकिंग जो है, हैकिंग एक स्टेज है जब हम किसी भी प्रोफाइल को, किसी सर्वर को का एक्सेस पा लेते हैं। जब उसको हम एक्सेस में पा लेते हैं तो वो हैकिंग हो गई। लेकिन हैकिंग करने से पहले की जो स्टेप्स हैं उन्हें हम बोलते हैं सर क्रैकिंग, है ना। तो वो क्रैकिंग क्या होती हैं? अब अगर हम एक एग्जांपल लें कि मुझे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना है, ठीक, या आपको किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना है, तो जाहिर सी बात है मैं किसका अकाउंट हैक करना चाहूँगा, किसी परिचित का ही अकाउंट हैक करना चाहूँगा। अब मैं भोपाल में बैठ के चंडीगढ़ में बैठे किसी व्यक्ति का अकाउंट अगर हैक कर भी लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं। तो हैक करने का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, या तो मुझे फाइनेंशियली प्रॉफिट चाहिए, या फिर मैं उसको परेशान करना चाह रहा हूँ, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोफाइल हैक करने वाली कंडीशन आती है वो आती है दूसरी, कि मैं उसको परेशान करना चाह रहा हूँ, या जो भी XYZ। तो अब उसको हैक करने के लिए मैं क्या करूँगा, जिसका प्रोफाइल मैं हैक करना चाहूँगा, जाहिर सी बात है वो मेरा परिचित है, और मैं उसको कम से कम इतना तो जानता हूँ कि उसकी बेसिक डिटेल्स में गेन कर सकूँ। हो सकता है मैं उसकी प्रोफाइल में भी ऐड हूँ, है ना। तो अगर मैं प्रोफाइल में ऐड होऊंगा तो सबसे पहले मैं प्रयास करूँगा कि भैया सबसे बेसिक URL को एज अ यूज़र नेम यूज़ करा। अब बात करी पासवर्ड चाहिए, तो मैंने अबाउट चेक किया। अबाउट में जाके मैं देखूँगा कि भाई क्या मोबाइल नंबर शो हो रहा है। अगर मोबाइल नंबर शो हो रहा है तो कॉपी पेस्ट पासवर्ड एंटर किया। अगर मोबाइल नंबर पासवर्ड था तो खुल गया, नहीं खुला तो 1234567 भाई पीकू का है तो PQ@123, है ना, PQ@1234, PQ123, या PQ जो है वर्ल्ड वे इंटरनेशनल स्कूल पढ़ता है तो PQ@वर्ल्ड वे इंटरनेशनल। कुछ भी, बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करूँगा। चलो मुझे नहीं मिला, मेरी सारी ट्रिक्स फेल हो गई। अब मैं क्या करूँगा, फेसबुक एक ऑप्शन देता है फेसबुक को हैक करने का, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप बोल रहे होगे फेसबुक क्यों ऑप्शन देगा? हाँ, फेसबुक ऑप्शन देता है कि आप किसी की फेसबुक प्रोफाइल हैक कर लो, और उस ऑप्शन का नाम है
फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, आप किसी के फॉरगेट पासवर्ड पर जाते हैं तो वो आपसे क्या पूछता है। मान लीजिए आपका खुद का पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और वहाँ आप पूछेंगे कि भैया सॉरी फेसबुक पूछेगा कि चलिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको अपना पुराना पासवर्ड याद होगा, पहले जो डाला था कभी आपने, वो बता दो। तो अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त है ना, जिसकी प्रोफाइल में हैक कर रहा हूँ और कभी मेरे उसके साथ ऐसे संबंध रहे हैं कि मुझे उसका पासवर्ड उसने कभी शेयर किया हो मेरे साथ, है ना, तो मैं उस पासवर्ड को डालूंगा और वो प्रोफाइल में एक्सेस पा लूँगा, हैकिंग हो जाएगी। चलो भूल जाते हैं कि मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको करता हूँ ऑप्शन पे स्किप। तो फेसबुक दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ योर पेट नेम। पेट नेम, क्या मुझे पेट नेम नहीं पता होगा जिसकी प्रोफाइल में हैक कर रहा हूँ? रानू, सानू, गोला, बंटू, जो भी कुछ भी हो, पेट नेम अगर मुझे पता है तो उसका पेट नेम मैं डालूंगा, एक्सेस पालूंगा। चलिए मुझे वो भी नहीं पता, उसको भी स्किप करते हैं। वो पूछता है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। चलिए मुझे वो भी नहीं पता, स्किप करते हैं। वो पूछता है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। चलिए वो भी नहीं पता। वो मुझसे पूछता है चलो इन पाँचों में आपके ये फ्रेंड लिस्ट है, इनमें से 5 दोस्तों को पहचानो कौन है। तो जिसकी प्रोफाइल मुझे हैक करना है, क्या मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? अगर मैं एक भी चीज़ बताने में सफल हो जाता हूँ तो मैं उसकी प्रोफाइल को जो है एक्सेस पा लूँगा। इसलिए अपनी प्रोफाइल में ये बेसिक्स चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं रखना है जिससे उनकी प्रोफाइल को कोई भी आपकी प्रोफाइल को हैक कर पाए। और ये जो प्रोफाइल बनाते समय जो हम क्वेश्चंस के आंसर डालते हैं ना, उन्हें हमें हमेशा गलत डालना है। फेसबुक जब हमसे पूछता है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको गुलाब जामुन ही डालें, है ना। मैं अपना फेवरेट फूड डाल देता हूँ पाकिस्तान। मेरा फेवरेट फूड पाकिस्तान है, मुझे वही खाना पसंद है। ठीक, मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो मैं डाल देता हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मेरा फेवरेट कलर है। तो ऐसी चीज़ें हम डालें जो कोई जज ही नहीं कर सकता कि क्या डाला होगा, है ना। क्योंकि फेसबुक से आप झूठ बोलोगे तो फेसबुक ऐसा तो नहीं कि नहीं यार तुमने झूठ बोला है तो अब मैं तुम्हें फेसबुक नहीं चलाने दूंगा। ठीक, तो आप जो है जितना हो सके उतना ज़्यादा फेसबुक से झूठ बोलें। सबसे अच्छा तरीका सेफ रहने का यही है, अपनी प्रोफाइल हैक होने से बचाने का। अब अगर हम आते हैं फाइनेंशियली चीज़ों पर, तो एक ये इस तरीके की जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक ये डिवाइस होती है जो हूबहू एटीएम मशीन में लगी हुई डिवाइस की तरह होती है और इसी तरीके से उसके ऊपर लगा दी जाती है। जब हम एटीएम मशीन में पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पे जब हम कार्ड अपना एटीएम में इंसर्ट करते हैं तो वो इस ऊपर वाली डिवाइस से होते हुए जाता है और उसके बाद हम अपना पैसा तो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं क्योंकि वो प्रोसेस तो होगी, लेकिन इस ऊपर वाली डिवाइस में एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है। वो चिप आपके एटीएम कार्ड को स्किम करती है और स्किम करके आपका पूरा एटीएम कार्ड का डेटा चुरा लेती है। ठीक, आपके एटीएम कार्ड मशीन के राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर बाजू में जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे कहीं पे एक बहुत छोटा सा कैमरा लगा होता है। उस कैमरे में आप जब पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड सेव हो जाता है। आपका एटीएम का डेटा इस मशीन में सेव हो गया, पासवर्ड उस कैमरे में सेव हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे जिस व्यक्ति ने ये स्कैमर मशीन में लगाया उसको मिल जाएगा और वो आपको फाइनेंशियली जो है नुकसान पहुंचा देगा। ये जो मशीन है सर ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ती मिलती है। ये मशीन 6,000-7,000 रुपये की अवेलेबल है और इतनी इजीली अवेलेबल होने के कारण ही ये जो क्रिमिनल्स हैं वो फल फूल पा रहे हैं। ओटीपी फ्रॉड, कोई आपसे सबको मालूम है कि आप बैंक का अधिकारी बन के कॉल करते हैं, बैंक ऑफिसर बन के कॉल करते हैं कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है, XYZ। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। हमें कभी भी अपना कोई OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है ना। आपने OTP शेयर किया, इट मीन्स अब आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, पैसा आपका कटना ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्पेशली मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप OLX पे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, है ना, जैसे ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है आईफोन का, iPhone 5s गोल्ड विद बिल, है ना,
12,999 रुपये में मिल रहा है। और जब हम इसको परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे बोलता है कि देखो मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं फला जगह CISF में पोस्टेड हूँ, ये मेरा कैंटीन का कार्ड है, ये मेरा CISF का कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब। वो इस तरह की चीज़ें जो है हमें हमारे साथ शेयर करते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा, आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको मोबाइल भेज दूँगा कोरियर के थ्रू। मोबाइल, DSLR कैमरा, बाइक, कार, फ्रिज, इस तरह के बहुत सारा मटेरियल जो है OLX पे डला हुआ है, जो आपके सोच से कम प्राइस पे OLX पे बिक रहे हैं। ये सब के सब फ्रॉडस्टर हैं जो हमेशा आर्मी ऑफिसर बन के ही डील करते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो अगर आप लोग OLX या क्विकर जैसी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सावधान रहें। इस तरह के किसी भी लालच में नहीं आना है। कोई कितना भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा है, आपको कभी भी किसी को पेमेंट नहीं भेजना है। आप कोई भी पेमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई मेल मिलता है, जैसा ये कि ये मेल दिखाई दे रहा है, अमेज़न की ओर से एक मेल आया है या ये जीमेल की तरफ से एक मेल आया है ना, तो ये मेल आपको चेक करना है कि भैया ये मेल जो है वो ओरिजिनल है भी या नहीं। अधिकतर लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनके पास मेल आते हैं कि यू आर सिलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर कंपनी, है ना, जो भी आप हो सकता है MNCs बता दें, हो सकता है वो टेक महिंद्रा, TCS, इस तरह की कंपनीज़ के नाम बताते हैं, वहाँ पे आप सिलेक्टेड हो गए हो और हमने आपको मेल भेजा है, आप मेल चेक कर लो। और इसके बाद वो धीरे धीरे प्रोसेस कराते हैं, पेमेंट पे आते हैं और आपका पैसा आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रोफाइल जो मेल है उस मेल को चेक करें कि ये मेल ओरिजिनल है भी या नहीं। अब मेल आप कैसे पता करेंगे ओरिजिनल है कि नहीं? तो जो भी मेल होता है, जैसे आपका जीमेल है, जीमेल आप खोलोगे तो यहाँ देखिए आपको एक ड्रॉप बॉक्स इमेज में आपको दिख रहा होगा। इस ड्रॉप बॉक्स में एक ऑप्शन आ रहा है शो ओरिजिनल, दिख रहा है ना? शो ओरिजिनल शो हो रहा है, हैंड्स अप करें अगर दिख रहा है तो। यस मैम। ओके ओके बिल्कुल हो गया मेरा। ओके, तो ये शो ओरिजिनल पे जाके आप देख सकते हो कि कोई जो प्रोफाइल है, जो मेल है, वो मेल ओरिजिनल है कि नहीं, है ना। शो ओरिजिनल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि वो मेल ओरिजिनल है कि नहीं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फ्रॉम वाले ऑप्शन में contact.google-for-work.com आ रहा है। ये ओरिजिनल है इसलिए इसमें गूगल का ID आ रहा है। अगर फेक होगा तो यहाँ पे वो किसी भी कंपनी का नाम नहीं आएगा, है ना। इसका हमेशा ध्यान रखना है आपको। जॉब के नाम पे कभी भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है, और कोई भी आपसे अगर कोई फॉर्म भरवाता है तो आपको नहीं भरना है, ठीक। मैट्रिमोनियल के नाम से, अगर शादी विवाह के नाम से आपके परिवार में किसी से कोई पैसा लिया जाता है, नहीं करना है आपको। फिशिंग से बचना है, चाहे फिशिंग पेज के माध्यम से की गई हो या कॉल के माध्यम से की गई हो। कॉलिंग, इसको कॉल स्पूफिंग बोलते हैं, जिसमें मैं किसी का नंबर शो करा के किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, है ना। इवन मैं चाहूँ तो मैम का नंबर शो करा के किसी भी व्यक्ति को कॉल कर सकता हूँ और लोगों को लगेगा कि मैम ने कॉल किया हुआ है ना। ऐसा ईमेल का होता है, मैं ईमेल भी किसी का भी शो करा के किसी को मैं मेल कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके साथ होती है तो बिल्कुल आप डरे नहीं, ये क्लियर है कि ये फिशिंग हो रही है, स्पूफिंग है, और इनको पकड़ा जाना आज की डेट में बड़ा आसान हो गया है। तो मतलब टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनको अब पुलिस जो है पकड़ सकती है ना। तो ऐसी कोई चीज़ करना भी नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं कि
इस तरीके की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें जो लोगों को कॉल करने के लिए या ईमेल फेक मेल करने के लिए, स्पूफिंग मेल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको नहीं करना है ना। और मैं बिल्कुल एंड पे आता हूँ। ये बहुत आप साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ है। आप किसी को ऐसी चीज़ें नहीं टेक्स्ट करें, किसी को ऐसे फ़ोटोज़ नहीं बोलें, किसी की प्रोफाइल पे ऐसे कमेंट नहीं करें, कोई भी ऐसे वीडियोज़ नहीं शेयर करें, है ना। कोई भी रूमर्स जिससे क्रिएट हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं करें जिससे कोई व्यक्ति हराश हो, है ना। हरासमेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो सकती है। और अगर किसी के साथ कोई ऐसी परेशानी आ रही है किसी भी स्टूडेंट के साथ, तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज़ शेयर करें। सेकंड, अपने स्कूल में जाके हमारी जो फैकल्टी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सीधा किसी पुलिस थाने में जाकर, जो वहाँ पे महिला अधिकारी हैं, अगर कोई बच्ची के साथ है तो किसी महिला अधिकारी के साथ, या वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं सीधा उनके साथ ये चीज़ शेयर करें कि हमारे साथ ऐसी ऐसी साइबर बुलिंग की सिचुएशन कंडीशन क्रिएट हो रही है ना। या फिर आप सीधा जो मैंने आपको पोर्टल बताया था cybercrime.gov.in पर सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो और आप भोपाल में हैं तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी मदद ज़रूर करूँगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं जिसमें काफ़ी सारे केसेस हम करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे रिलेटिव्स ही मिलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जियो टैगिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं किसी भी प्रोफाइल पे, तो उस फोटो की एग्जिट डिटेल से ये पता किया जा सकता है कि वो फ़ोटो आपने किस लोकेशन पे खींचा था, है ना। तो फ़ोटोज़ को शेयर करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए आपको लगता हो कि आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है, फ़ोटोज़ से भी आपकी लोकेशन किसी को पता चल सकती है कि आप कहाँ पे हैं, ठीक। और बाकी सब वही छोटी छोटी चीज़ें, है ना। ये हमारा सबसे पहला केस था हमारे यहाँ का, जिसमें एक ऑर्कुट फ्रेंड था जिसको उसके ही फ्रेंड ने जो है मार डाला था। ऑर्कुट नाम की चीज़ चलती थी, कई लोगों को नहीं पता होगा अभी। 2004-05 में जब हम लोग यूज़ करते थे, ऑर्कुट यूज़ करते थे, उस पर सबसे पहले जो केस हुआ था मुंबई में, आतराम का केस था। बड़ा उसी के दोस्तों ने उसको किडनैप करके और उसके साथ ये कृत्य कर दिया था। सबसे लास्ट में कि कुछ इस तरीके के जो स्टेटस हैं हमें कभी नहीं डालना है कि आपने किसी का पर्टिकुलर नाम यूज़ करके हर्षिता सच अ लूजर सी आस्क इन क्लास वेयर इट वाज अराउंड बिफोर और आफ्टर द लास्ट सुपर, है ना। इस तरह की जो हम पोस्ट करते हैं ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। वाओ गोइंग टू भोपाल फॉर होल वीक, जैसा मैं बता रहा था कि आप खुद ही लोगों को डिटेल्स दे रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ों से हमें बिल्कुल बच के रहना है, ठीक। आपके इस तरह कभी भी अपने पर्सनल मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है। और तमाम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये पीपीटी भी मैम के साथ शेयर करूँगा, ताकि जब भी मौका मिले, आप क्लासेस जब हमारी चालू हो जाएंगी तब इस पीपीटीज़ के माध्यम से हमारी कंप्यूटर फैकल्टी जो भी हों उन्हें आप ये उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे और भी जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक ये पीपीटी पहुँचे और ये डिटेल्स पहुँचे। और सबसे लास्ट में कि मैं सारे मेरे छोटे भाई बहनों से निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपकी स्थिति ये बने जो स्क्रीन में दिखाई दे रही है, कि आपके पेरेंट्स को आपको इस तरह खींच के ले जाना पड़े और आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हो। एडिक्शन नहीं पालना है, हमें चीज़ों को सीखना है, लेकिन अगर आप एडिक्ट हो जाएंगे तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एडिक्ट नहीं होना है हमें, है ना। और एट द एंड मैं आप अगर कोई क्वेश्चन है तो सब लोग जैसे भी चैट बॉक्स के माध्यम से या माइक से अगर कोई पूछना चाहे तो ज़रूर। अच्छा। ओके, अनिमीश जी पूछ रहे हैं, सर हैकिंग अ गेम इज़ आल्सो अ साइबर क्राइम। किसी गेम को हैक करना भी साइबर क्राइम होता है क्या?
तो देखिए गेम को आप हैक नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। मेरे ख्याल से आप जो पूछना चाह रहे हो, जो आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर ले रहे हो किसी गेम को खेलने के लिए, आप शायद उसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर कोई क्रैक वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो क्राइम तो नहीं है, क्योंकि अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो वो क्राइम तो नहीं है ना। लेकिन जब आप ऐसा कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं तो आप उसका इंटेंशन समझिए कि वो फ्री में क्यों अवेलेबल है, वो क्यों उसको इंटरनेट पे उपलब्ध है। ऐसे जो क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं या गेम होते हैं, इनके पीछे एक जो मैं बात कर रहा था आपसे, ट्रोजन हॉर्स या स्पाई एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन इनके साथ बाइंड कर देते हैं। और जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम में, तो आपका डेटा ही चोरी होने लगता है ना। मेरे पास अभी एक केस है, हमारे पास एक हार्ड डिस्क आई हुई है, उसमें एक 9th क्लास के एक स्टूडेंट ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ स्कूल का, स्कूल के स्टूडेंट ने, 9th क्लास के स्टूडेंट ने एक गेम डाउनलोड किया, खेल रहा था, और फिर 4-5 घंटे बाद उसका पूरा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, है ना। हुआ क्या, उसके पीछे एक रैंसमवेयर वायरस जो है बाइंड था, जिसने पूरा डेटा जो है करप्ट कर दिया। तो उस लैपटॉप का पूरा डेटा, जो उनके पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट डेटा था, वो सब का सब खराब हो गया वो डेटा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो डेटा रिकवर करने का, देखो होता है कि नहीं। लेकिन आपको क्रैक वर्जन नहीं डाउनलोड करना है, ठीक। सर ऑनलाइन पेमेंट में क्या सावधानी रखें? ऑनलाइन पेमेंट में बहुत बेसिक से एटिकेट्स हैं। हमें कभी भी OTP चेक सेंड नहीं करना किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए। हम UPI पिन का उपयोग तब ही करें जब हम पैसा भेज रहे हों। अगर आपको पैसा आपने मंगाया है, कोई पैसा आपको भेज रहा है, आपको भेज रहा है, और वो बोलता है कि मैं आपको भेज रहा हूँ, आप भाई साहब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर अपना UPI पिन डालोगे तो मिल जाएगा, तो नहीं। पैसा हमेशा देते समय आपको UPI पिन डालना है, रिसीव करते समय नहीं डालना है। तीसरी चीज़, अपने खुद के ही कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल का उपयोग करेंगे, किसी थर्ड पार्टी का डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन करते समय आप अपना खुद का ही इंटरनेट यूज़ करेंगे, आप ओपन वाईफाई का यूज़ नहीं करेंगे। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, फ्री का इंटरनेट है तो यूज़ कर लूँ, उससे कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं करेंगे। किसी इंटरनेट कैफ़े में या किसी भी कैफ़े हाउस में बैठ के आप इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी फ्री इंटरनेट का आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप उसकी कनेक्टिविटी में आते हैं तो आप उसको परमिशन दे देते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसको मॉनिटर कर सकता है, ठीक। तो आप कभी भी पेमेंट करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और वेबसाइट के जो मैंने बताया आपको, SSL सर्टिफिकेट S वाली वेबसाइट हमेशा ध्यान रखना है। रोहित जी पूछ रहे हैं, सर कैन वी डाउनलोड कंप्रेस वर्जन ऑफ गेम्स? देखिए कंप्रेस वर्जन हो या जिसकी मैं क्रैक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। आप पेड वर्जन अगर है तो आप पेड वर्जन ही डाउनलोड करें, अगर आप पैसा दे रहे हैं और ऑथेंटिक वेबसाइट है ना। जो गेम है, अगर उस गेम का नाम सपोज़ के XYZ कोई गेम का नाम है, तो XYZ जो उसकी वेबसाइट है उसी से ही आप डाउनलोड करें, ओपनली आप उसको डाउनलोड नहीं करें। So let us wait for a few. Yes, sir is back. सुन रहे हैं? Yes, sir. इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा Yeah, I can make up. ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर अगर हमारी कोई वेबसाइट के लिए ब्लॉक कंप्लेंट की है तो क्या उसे पता चल सकता है कि उसकी कंप्लेंट हमने की है? देखिए आपने कंप्लेंट किसी वेबसाइट के लिए क्यों की है ये डिपेंड करता है ना। और आपने कंप्लेंट किस तरीके से की है, क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की है? अगर आपने पुलिस कंप्लेंट की है तो वो जो व्यक्ति है जिसकी वेबसाइट है वो, उससे बिल्कुल पता चलेगा कि किस केस में बंद हुई है और किसने कंप्लेंट की है। और कंप्लेंट पे अगर वो वेबसाइट ब्लॉक की गई है तो ये चीज़ पुलिस खुद ये चीज़ जज करती है कि भाई इसको ब्लॉक करना है कि नहीं करना है। अगर लगेगा कि ब्लॉक कराना चाहिए तो ही ब्लॉक होगी। सर फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक कह सकते हैं कि एक गेटवे है एक प्रकार का। जैसे सपोज़ हम एक मान लेते हैं कि हम वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में अगर कोई फायरवॉल इंस्टॉल है
जिससे पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट स्कूल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। तो वो सारे कंप्यूटर्स उस फायरवॉल के माध्यम से ही इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेंगे। जितनी भी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो चैट कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो फायरवॉल में सारी एंट्री होती है कि किस कंप्यूटर ने किस आईपी एड्रेस से क्या क्या एक्टिविटी हुई, कितने बजे लॉगिन हुआ, कितने बजे वो एक्सपायर हुआ, कब उसने फेसबुक चलाई, कब उसने जीमेल चलाया, कब उसने यूट्यूब देखा, उस पर क्या क्या सर्च किया, तमाम चीज़ें जो फायरवॉल में सेव होती हैं। तो फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस ही है जो किसी इंस्टीट्यूट में लगाते हैं। सारी कंपनियां यूज़ करती हैं जितनी बड़ी होती हैं। और हमारे कंप्यूटर में भी एक छोटा सा फायरवॉल होता है जिसे हमें हमेशा ऑन करके रखना चाहिए ताकि बाहर से कोई व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में एक्सेस ना पा पाए, है ना। सर, अगर हमारा मोबाइल हीट हो रहा है तो कोई एप्लीकेशन है कि वो ना हो। वो ना हो? हाँ, मैंने बताया ना, एक एप्लीकेशन है वन रूट फायरवॉल, नो रूट फायरवॉल को आप इंस्टॉल कर लें। तो जो भी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके कारण आपका डिवाइस जो है हीट हो रहा है या आपका डेटा चोरी हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। उन एप्लीकेशन को आप हटा देंगे तो आपका डेटा मोबाइल जो है हीट नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि आप मोबाइल पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, मतलब अगर आप उसमें 3 GB 4 GB का आपका मोबाइल है और आप दिन भर आप में उसमें गेम खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि उस पर प्रेशर पड़ेगा, है ना, वर्कलोड उसका पड़ेगा, तो वो हीट होगा ही, है ना। तो डिपेंड करता है आप क्या वर्किंग उससे कर रहे हैं। सर, कैन व्हाट्सएप कैन बी हैक्ड बिकॉज इट शो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। देखिए, किसी भी I think I will be considering it a last question, sir, सर because it is 4:40 now, and people are continuously with us, but still, so I will be considering it a last question today for today, right? ये पूछा है कि व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है क्या, उसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की जो बात व्हाट्सएप करता है, वो एक्चुअल में उसका जो हमारा जो चैट जो 2 पर्सन के बीच में हो रही है उसके लिए करता है कि मैंने जो आपको हाय भेजा है, वो हाय मेरे मोबाइल के बाद सीधा आपके मोबाइल पे ही शो हो रहा है। वो व्हाट्सएप के सर्वर पे भी, व्हाट्सएप को भी नहीं मालूम कि आपने क्या भेजा है ना। बीच में कोई भी व्यक्ति बैंडविड्थ को जो है कैप्चर करके, जिसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ कैप्चरिंग, उसके माध्यम से आपका डेटा चुराया नहीं जा सकता। या जो मैं बात कर रहा हूँ कि फायरवॉल जो लगा होता, फायरवॉल को भी नहीं पता होता कि क्या आपने भेजा। ये होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अगर आप बात कर रहे हैं व्हाट्सएप को हैक करने की, तो आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपने अपने मोबाइल नंबर का OTP सामने वाले को नहीं बताया हो। अगर, क्योंकि जब भी किसी डिवाइस में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया जाएगा तो उसका OTP उस नंबर पे आएगा, है ना। तो अगर आपने OTP बताया या आपका OTP शेयर हुआ है किसी भी तरीके से, तो आपका अकाउंट जो है हैक हो सकता है। उसके लिए भी परेशान नहीं हो, क्योंकि मोबाइल नंबर आप ही के पास है। आप दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, प्रोफाइल क्रिएट करें, और वहाँ पे ऑप्शन जो आता है लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइस, लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइस से, सारे डिवाइसेस से आप लॉग आउट कर सकते हो, है ना। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है केवल डेटा के लिए होती है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखना है आपको व्हाट्सएप में भी, ताकि कोई भी अगर OTP भी किसी को मिल जाए तब भी वो उसको ना कर पाए। ठीक, Just share your number, sir. Na? ये मेरा सॉरी पर्सनल चला गया। ये मेरा नंबर है 9303415888। आप जब भी कोई परेशानी हो या कोई सजेशन आपको चाहिए हो किसी भी साइबर क्राइम, साइबर रिलेटेड या टेक्निकल किसी परेशानी में, तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं। बस कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे व्हाट्सएप अगर डाल देंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो मैं आपको समय रहते मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। उम्मीद है सेशन मेरा आज के लिए पर्याप्त है। सर, पर्याप्त नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा है, और मुझे लगता है कि जितने लोग जानते हैं वो ये जानकारी दूसरों को भी पहुंचाएं, और ये समझें इस बात के लिए कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छा एक टूल है। उस टूल को हमारे जरिए ही चलाएं, ऐसा ना हो कि वो टूल हमें चलाने लगे। बिल्कुल।
इस बात का ध्यान रखें अगर बच्चे, तो वो बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हैं। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं इस पे और जानकारी लें और जानकारी लेके उसे अपने बच्चों तक पहुंचाएं और उन्हें सदा सावधान रहने की बात बताएं। अतुल जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने जो जानकारियां हमें दी हैं, निश्चित रूप से अगला सैटरडे संडे तक हमें कम से कम बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, जो चीजें शब्द हमारे लिए नए हैं। और इतनी ज्यादा हमें ये सब समझाने के लिए आपका वर्ल्ड वे इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से बहुत धन्यवाद है। जब भी मौका लगेगा मैं बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगी जरूर मैम, हम भी कोशिश करेंगे जल्दी हम इस कोविड-19 से छुटकारा पाए और जल्दी हम लोग फिजिकली इंटरेक्ट हों। हाँ, इन पर्सन मिल पाए हम लोग। जी, इसी उम्मीद के साथ और सारे गेस्ट का जो इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं बहुत थैंक्स देना चाहूंगी। सो not many thanks and other things, I just say thank you to you, and I will be ending up the session for today. For today is main thing, because your session will be going on after some time. Right, sir? So आज के लिए नमस्कार है। Thank you, Atul sir.